अस्सलाम वालेकुम जनाब, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है एजेंसी को, मगर एजेंसी में एंटर होने से पहले ज़रा मुझे बताइए चैप्टर 4 क्लियर हो गया? चैप्टर 4 से कोई सवाल, कोई परेशानी कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है किसी भी लफ्ज़ में, किसी भी बात में, किसी भी पॉइंट में, तो चैप्टर 4 कोई एग्जांपल समझ नहीं आ रही है, कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, ये हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा विद पास्ट पेपर्स। तो हमारे पास टाइम है कि हम आपके चैप्टर नंबर 4 के मसलों को रिजॉल्व कर सकें। मैं एक बात बता दूं, ग्रेड बी में से चैप्टर 4 बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर 4, और ये वाहिद चैप्टर है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ों पे फैला हुआ है इन द एसेंशियल्स, इवन इन द परफॉर्मेंस भी। मतलब चैप्टर 4 आउट ऑफ 2 to 10 सबसे लंबा चैप्टर माना जाता है। तो 4 में कोई सवाल, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, कोई पास्ट पेपर, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, कोई सवाल फ्री कंसेंट से, वॉइड एग्रीमेंट से, या कोई एमसीक्यू, सब ऑल सेट है। मैंने क्या दी थी? कौन सी वाली? बेस कोड वाली। कस्टमर जाता है, एक शॉप है, जो शॉप पे सारा जो माल है वो इम्पोर्टेड है, ठीक है। अगर उसने एक वेस्ट कोड लेने हैं तो वेस्ट कोड जितनी भी हैं वो इम्पोर्टेड नहीं है। गुमान ये माना जाएगा कि अगर वो एक इम्पोर्टेड शॉप पे गया है तो सारा का सारा सामान इम्पोर्टेड ही उसको मिल जाएगा, ये गुमान है, क्योंकि वो शॉप पे जो माल रखा हुआ है नॉर्मली वो क्या है, इम्पोर्टेड है। अब अगर वो कस्टमर कोई ऐसी वेस्ट कोड पसंद कर ले जो कि इत्तफाकन ऐसे निकल आए जो कि इम्पोर्टेड नहीं है, तो चूँकि वो इस गुमान के साथ गया है कि वहाँ पे इम्पोर्टेड माल पड़ा हुआ है, तो उसके माइंड में तो ये होगा कि यार ये वाली वेस्ट कोड भी इम्पोर्टेड है। तो अब वो अगर उससे पूछता है कि भाई ये जो चीज़ मैंने चूज़ की है क्या वाकई में ये इम्पोर्टेड है या नहीं है, और दूसरी पार्टी ये मेरी बात को सुन के आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि उसकी खामोशी में ये चीज़ शामिल है कि वाकई में ये इम्पोर्टेड है, जो कि असल में है नहीं। तो यहाँ पे साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उससे पूछा है। अगर मैं उससे ना पूछूं, उससे बात ही ना करूं, बस उठाऊं और लेके बाहर आ जाऊं, और वो भी खामोश है, तो चूँकि मैंने पूछा ही नहीं तो उसने मुझे बताया ही नहीं, तो यहाँ पे फ्रॉड फिर नहीं होगा। और अगर मैं ना पूछूं और दुकानदार मेरा भाई हो तो उसका मुझे बताना फ़र्ज़ है फॉर फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो ये 3 बातें हैं, आप क्लियर हो गए जी। चैप्टर नंबर 4 देख लें, पढ़ लें, सुकून से आंखों से गुजार लें। कोई ऐसी बात माइंड में लेट भी आती है, एक दफ़ा पहले मुझे आप 4 का गो अहेड देंगे तो मैं 10 में दाखिल होऊंगा। 4 एक दफ़ा तसल्ली के साथ सफ़े पलट लें, कोई बात किसी जगह पे, कोई पॉइंट, कोई स्टेटमेंट, कोई डिफरेंस, कोई एमसीक्यू, कुछ भी। ओपिनियन वाला वो ये है कि हमने मिस्टेक में पढ़ा था या मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है या मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है कि मैं वो चीज़ बता रहा हूँ एक पॉजिटिव टोन के साथ कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही है, मगर ओपिनियन क्या होती है? ओपिनियन को हम लोग ये कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसे है। जैसे वो मिसाल थी कि मुझे लगता है कि यहाँ पे 2500 आम के दरख्त हम लोग उगा सकते हैं। यहाँ पे जो फैक्ट मैंने पास किया है, आई वॉज नॉट श्योर ऑन दिस, तो जहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, इट मीन्स कि मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ, और वो राय कभी भी सही हो सकती है और कभी गलत भी हो सकती है।
तो उसको हम फिर मिस्टेक में उस मैप से हटा देते हैं और दूसरी पार्टी पे फिर वो बात चली जाती है कि वो एक दफ़ा उसको कंफर्म कर ले कि वाकई में चीज़ ऐसे है या ऐसे नहीं है। तो ये उस मैप से बाहर है। जी मिस, कोई सवाल? आपका भालू बड़ा उदास बैठा हुआ आज, तो उसके पास कोई सवाल है? नहीं है जनाब। यहाँ से कोई सवाल? ऑल डन? पक्की बात है, सच्ची बात है, खरी बात है, फ्रॉड तो नहीं कर रहे? अभी किए नहीं है, चलो जब करोगे तब पूछ लेना। तो क्या मैं आप पे क्वेश्चन तो नहीं करके 10 स्टार्ट करवा रहा? क्या किसी तरह का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है 10 को स्टार्ट करने में? क्या आप लोग फ्री कंसेंट के साथ 10 को शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप लोग रज़ामंद हैं? क्या आपकी आज़ादी राय का इजहार हो रहा है? क्या आपको बाउंड तो नहीं किया जा रहा? क्या किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है कि हमने कोई और स्टार्ट करना और हम कोई और स्टार्ट कर रहे हो? क्या 10 को पढ़ना एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड तो नहीं है? शुरू करते हैं फिर। एजेंसी, छोटा सा प्यारा सा मासूम सा चैप्टर, शुरू होते ख़त्म हो जाता है अगर हम इसमें से वो डायग्राम निकाल लें। अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स और अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स, ये चैप्टर दो बातों पे है कि एक एजेंट होता क्या है, हम उसको कैसे कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, उसके साथ मसले क्या हैं, और अथॉरिटीज़ कितनी तरह की वो अपने साथ लेकर आता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एजेंसी में 3 पार्टीज़ होती हैं। नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने 2 पार्टीज़ देखी हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर बजाज मिस्टर अनुराग, मैं या आप, हम लोग 2 पार्टीज़ के दरमियान खेलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टीज़ होंगी। एक मिस्टर ए वही होगा, मिस्टर बी भी वही होगा, मगर अब मिस्टर ए के लिए एक और बंदा हम लेकर आएंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एजेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नाम क्या है? शहबाज भाई ने, शहबाज एच आता है, हाँ जी, ज़रा सुनिएगा गौर से। शहबाज भाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है SBI के साथ कि मुझे बी लॉ का फास्ट ट्रैक पढ़ाया जाए। इन्होंने पैसे पे किए SBI को, पैसे पे किए लेट्स सपोज 8,000। क्या SBI की बिल्डिंग आपको पढ़ा दी? नहीं। आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके साथ? कॉलेज के साथ। कॉलेज की तरफ से एक शख्स आया, मिस्टर OW, और वो आपको आके क्लासेस डिलीवर कर रहा है। आपने पैसे इसको तो नहीं दिए, आपने पैसे दिए थे कॉलेज को। तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान हुआ? आपके और कॉलेज के दरमियान। कॉलेज की डेटाबेस में आपका नाम आ रहा है, आपका CRN आ रहा होगा, मोबाइल नंबर आ रहा होगा, एडमिशन फॉर्म आ रहा होगा, और आपकी अंडरटेकिंग आ रही होगी कि यस मैंने साइन किए हुए, मैं यहाँ से बी लॉ का फास्ट ट्रैक पढ़ना चाहता हूँ। तो इट मीन्स कि एक हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ये है और एक मेरे पास कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ये है। इन दोनों के दरमियान क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के दरमियान क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। ये वही मिस्टर ए मिस्टर बी वाली बात है, जो 2 लोग आते थे और आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते थे। मगर SBI ने क्या किया? SBI ने अपनी ये सर्विसेज देने के लिए एक एजेंट को अपॉइंट कर लिया, जो कि SBI की तरफ से ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हमारे पास 2 पार्टीज़ नहीं है, हमारे पास 3 पार्टीज़ हैं। ये कौन है? इसको हम कहते हैं एजेंट। ये है एजेंट। ये एजेंट किसने अपॉइंट किया?
कॉलेज ने, तो इस एजेंट का ये कॉलेज क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कौन होता है? वो शख्स जो कि एजेंट को अपॉइंट करता है, जिसके लिए एजेंट आता है और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। और इस कॉलेज के लिए और इस एजेंट के लिए आप कौन है? थर्ड पार्टी। 3 लोग हैं ना, 1, 2 और 3, तो इसका नाम भी फिक्स है, इसका नाम भी फिक्स है। तो आप कौन हो गए? तीसरी पार्टी। तो हम आपको आज के बाद से कहेंगे यू आर द थर्ड पार्टी, यू आर थर्ड पार्टी। यहाँ पे हमें एजेंसी का एक रिश्ता देखने को मिलता है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका और SBI का। SBI ने मुझे अपॉइंट किया अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो हम दोनों का एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कि बहुत पहले का हुआ है। सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ, इससे पहले भी था, उससे पहले भी था। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा चला आ रहा है काफ़ी टाइम से। और इस दफ़ा उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने शहबाज नामी एक शख्स को पढ़ाना है, जो कि कौन है? एक थर्ड पार्टी। तो 3 लोग हो गए, प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान एक एजेंसी का रिलेशनशिप होगा। प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान सर्विसेज हो रही होंगी, कोई गुड्स डिलीवर हो रहे होंगे, कोई डीलिंग चल रही होगी, कोई नेगोशिएशन हो रही होगी, बातचीत हो रही होगी, सर्विसेज दी जा रही होंगी, गुड्स वो जाके सप्लाई कर रहा होगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंसी में हमारे पास 3 पार्टीज़ हो गई हैं, प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। एक और मिसाल लेते हैं। यहाँ पे ये कंपनी है, TDC कंपनी। कंपनी का नाम रखते हैं नूर लिमिटेड। आपकी कंपनी, ज़ाती कंपनी, नूर लिमिटेड। नूर लिमिटेड का जो ओनर है, आपके फादर का नाम क्या है? उनका नाम है इफ्तिखार। ये कौन है? कंपनी के ओनर, मालिक। इस कंपनी में बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। ये कौन होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्टर्स, और क्या कहते हैं इनको? शेयर होल्डर्स। नाम पड़ा कभी शेयर होल्डर्स का? तो ये कौन है जो डॉटेड लाइन्स आ रही हैं? ये कौन है? कंपनी के, ये हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स या कंपनी के इन्वेस्टर्स। बी लॉ के बच्चों को ज़्यादा तकलीफ नहीं देते, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स। अब ये इन्वेस्टर्स, ये शेयर होल्डर्स, हो सकता है कि ये जो शख्स है ये इंजीनियर हो, ये डॉक्टर हो, ये भी डॉक्टर हो, ये एक सेठ हो, ये मैट्रिक पास हो, ये जो है वो लॉयर हो, ये एक अकाउंटेंट हो, खाली अकाउंटेंट, BCom किया हुआ, अभी ला रहा हूँ आपको भी। ये CA के स्टूडेंट हो, ये ACCA का स्टूडेंट हो, ये भाई IELTS वाले हों, ये भी एक इंजीनियर है। चलो एक आधा हाफिज़ भी ऐड कर लेते हैं। ये लो, ये हाफिज़ है। तो इन्होंने इस नूर लिमिटेड में, जो कि मिस्टर इफ्तिखार चला रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब जब साल ख़त्म होगा, जब ईयर एंड आता है, तो इस कंपनी ने अपने कुछ फाइनेंशियल्स बनाने, कुछ अकाउंट्स वगैरह बनाएगी ये कंपनी,
कोई बैलेंस शीट बनाएगी, नाम सुने, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंबाइन क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ज़रा सोच के बताइए, इस इंजीनियर को, इस डॉक्टर को, इस सेठ को, मैट्रिक पास, लॉयर, अकाउंटेंट, सीए का बच्चा, इसी का बच्चा, आइल्स वाला, इंजीनियर, हाफिज़, मेजॉरिटी को ये नहीं पता होगा कि ये क्या होती हैं। इनको आइडिया नहीं होगा कि ये स्टेटमेंट्स क्या हैं। वो शायद ये समझते हो कि अगर एक कंपनी को कैश आ रहा है वही उसका प्रॉफिट है, हालांकि ऐसा नहीं होता। कैश का आना इज़ नॉट इक्वल के उतना ही प्रॉफिट भी आपको मिला हो। तो इन्हों का पैसा लगा है किसमें, इफ्तिखार अंकल की एक कंपनी में जिसका नाम है नून लिमिटेड। तो इनका पैसा लगा है इस कंपनी में, क्या ये हिसाब मांग सकते हैं इफ्तिखार भाई से? मांग सकते हैं ना इफ्तिखार भाई से हिसाब कि भाई हमारा पैसा लगा है, बताओ ये पैसा आपने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया, इस कंपनी का प्रॉफिट इतना कम क्यों आ रहा है, जो हमने एसेट्स आपको प्रोवाइड किए थे वो एसेट्स किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारा ख़र्चा इतना क्यों बढ़ रहा है, हमारी सेल्स इतनी क्यों कम हो रही हैं। बहुत सारे सवाल ये लोग आके कर सकते हैं इस कंपनी के ओनर से। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मिल के अपॉइंट करेंगे एक शख्स को जिसको हम कहते हैं ऑडिटर। ये कौन होता है? ये वो शख्स होता है जो कि शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे आएगा और आके इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बनी है या नहीं बनी है, कंपनी के एसेट्स सही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे पास 3 पार्टीज़ हैं, एक ओनर, एक ऑडिटर और एक इनको मिला के शेयर होल्डर्स। अब थोड़ा सोच के बताइए इन तीनों में से प्रिंसिपल कौन है? अच्छा, प्रिंसिपल की पहचान ये होती है कि उसका आगे एजेंट अपॉइंट होता है। एजेंट कौन लेकर आ रहा है? शेयर होल्डर्स। तो प्रिंसिपल पार्टी कौन सी हुई? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। प्रिंसिपल वो शख्स होगा जो आगे अपना एजेंट अपॉइंट कर सकता हो। तो ऑडिटर कौन लाया? ये सारे मिलकर लेकर आए। क्यों? क्योंकि इनको इनकी बनाई हुई फाइनेंशियल्स के ऊपर यकीन नहीं था और इनको पता भी नहीं है कि अकाउंटिंग होती क्या। ये लोग तो कैश को और प्रॉफिट को आपस में अलग नहीं कर सकते। इनको ये भी नहीं पता होगा कि एसेट्स क्या होते हैं। चलो एक आदमी को माइनस कर लो, किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा। और सी, चलो सी स्टूडेंट, कितनी इसकी कोई साल की इनकम होगी जो इसने इस कंपनी के ज़्यादा से शेयर्स लिए होंगे? थोड़े से शेयर्स होंगे इसके पास। खैर वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर्स मिलके एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो जिसको अपॉइंट किया जा रहा है वो कौन हो गया? मेरा एजेंट। ये कौन है मेरा? कौन लेकर आ रहा है? शेयर होल्डर्स। ये कौन है? प्रिंसिपल। और ये क्या होगी? थर्ड पार्टी। ये ऑडिटर आके डील करेगा किसके साथ? मिस्टर इफ्तिखार की मैनेजमेंट के साथ, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ। अब तो यहाँ पर आते हैं, प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर। एजेंट कौन है? उनका बुलाया हुआ ऑडिटर। थर्ड पार्टी कौन है? मिस्टर इफ्तिखार। और ऑडिटर में और मिस्टर इफ्तिखार में जो डीलिंग होगी, जो बातचीत होगी, जो मीटिंग्स होंगी, उन्हें हम डीलिंग्स कह सकते हैं, नेगोशिएशंस कह सकते हैं। तो 3 पार्टीज़ और इनकी आपस में रिलेशनशिप क्लियर हुई कि प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है और थर्ड पार्टी कौन है। हाँ, शेयर होल्डर्स इट सेल्फ ऑडिटर अपॉइंट नहीं होते, ये लॉ ने मना किया हुआ। कंपनी लॉ ये कहता है कि आप अगर एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं
तो आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। उससे होगा क्या, बाकियों को उस पर ट्रस्ट नहीं आएगा, बाकियों को उस पर ट्रस्ट नहीं आएगा, और ये शख्स इसको बड़ा इजीली कंट्रोल कर सकता है। ये बिल्कुल वो बंदा है जो कि बाहर से आ रहा है, एक अलग ताकत लेकर आ रहा है, और कौन ला रहा है, शेयर होल्डर्स। वो कौन है, प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आसान से। मिस्टर तैमूर और उनका दोस्त मिस्टर फहद। मिस्टर तैमूर के पास एक बुक है जो कि इन्होंने मिस्टर फहद को प्रोवाइड करनी है, और मिस्टर फहद ने उस बुक के अगेंस्ट उनको 1000 रुपया देना है। ठीक, बुक किसके पास है, और जानी किसको है, फहद को। तैमूर ने क्या किया, तैमूर ने ये बुक मिस्टर फहद को भेजी अपने भाई के हाथ, अपने भाई के हाथ। भाई का नाम है काशिफ। भाई का नाम क्या है, काशिफ। तो भाई को कौन अपॉइंट कर रहा है, तो तैमूर कौन हो गया, प्रिंसिपल। काशिफ कौन है, एजेंट। फहद कौन है, वो थर्ड पार्टी जिसको चीज़ डिलीवर होनी है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किन दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, तैमूर और फहद के बीच में। एजेंसी किन दो पार्टीज के बीच में आ रही है, नहीं, एजेंसी तैमूर और काशिफ के बीच में। तैमूर कौन है, प्रिंसिपल। काशिफ कौन है, एजेंट। ये कौन है, थर्ड पार्टी। तो हम एजेंट से कोई भी काम ले सकते हैं, हम एजेंट से कोई भी काम ले सकते हैं। क्या चीज़, आपने हमेशा स्टार्ट करना है कि एजेंट कौन है, ये है एजेंट। फिर देखो कि कौन लेकर आ रहा है, तो जो बच गया वो थर्ड पार्टी है। पहले देखो एजेंट कौन है, फिर कौन लेकर आ रहा है, फिर जो बच जाएगा वो हमेशा थर्ड पार्टी होगी। आप मेरे से पढ़ रहे हैं और मेरे पास एक कॉलेज का दिया हुआ नुमाइंदा है जो कि क्लास को कंडक्ट करवाता है, क्लास की टेस्टिंग वगैरह को देखता है, क्लास स्टार्ट करवाता है, और ग्रुप के अंदर मसले मसाइल भी सॉल्व कर रहा होता है। उसको हम प्यार से कहते हैं टीए। आपका मेरे साथ है पढ़ने का कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अपने नीचे एक टीए को अपॉइंट किया। 3 पार्टीज हो गई, आप, मैं और एक टीए। अब मुझे बताइए टीए कौन है, थर्ड पार्टी है, प्रिंसिपल है या एजेंट है, एजेंट है, एजेंट है। अपॉइंट कौन कर रहा है, मैं कौन हो गया उसका, प्रिंसिपल। तो जो बच गया वो आप हैं, वो कौन है, थर्ड पार्टी। तो इसको आपने इस तरीके से लेके चलना है। मेरे और टीए के दरमियान जो रिश्ता होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो होगा एजेंसी का। मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है सर्विसेज को डिलीवर करने का। आप अपने मसले मसाइल लेके जाएंगे उसके पास, उसके साथ जाके आप नेगोशिएशंस करेंगे और डीलिंग्स करेंगे। वो आपको क्लास के अंदर टेस्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, जिस तरह हम लोग बिज़नेस के अंदर गुड्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, मगर उसको मैंने आगे अपॉइंट किया हुआ। तो ये मैप समझ आता है। अब हमें ये पता चल गया कि प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है और थर्ड पार्टी कौन है। अब आगे चलते हैं। अब एजेंट क्या है, एन एजेंट इज़ अ पर्सन, यानी कि वो भाई काशिफ, एम्प्लॉयड टू डू, जिसको रखा है टू डू एनी लॉफुल एक्ट, कोई लॉफुल एक्ट करने के लिए, फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर। कौन अपॉइंट कर रहा है, वहां से कौन कर रहा था, काशिफ, नहीं काशिफ की बात कर रहा हूं मैं। काशिफ का भाई कौन है बड़ा, तैमूर। तो अपॉइंट कौन कर रहा है, तैमूर। तैमूर कौन है, प्रिंसिपल।
और किताब डिलीवर करना, क्या ये एक लॉफुल एक्ट है? अच्छा, इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन कौन था वहाँ पे? फहद। दोबारा देखें, एन एजेंट इज अ पर्सन, मिस्टर OW इज अ पर्सन, एम्प्लॉयड टू डू, मुझे एम्प्लॉय किया गया है कि मैंने आपको क्लासेस पढ़ानी है। एम्प्लॉयड टू डू एनी लॉफुल एक्ट, क्लासेस को डिलीवर करना एक लॉफुल एक्ट है। फॉर अनदर, किसके लिए हो रही है? प्रिंसिपल के लिए हो रही है, प्रिंसिपल के लिए हो रही है, SBI के लिए हो रही है। और टू रिप्रेजेंट अनदर, मैं यहाँ पे खड़े होके SBI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग कौन है? थर्ड पर्सन। मैं उनका एजेंट हूँ और मैं उनके बिहाफ पे आपको यहाँ पे खड़े होके रोस्ट्रम पे, स्टेज पे क्लासेस डिलीवर कर रहा हूँ। तो 3 पार्टीज़ हैं, एजेंट, प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन। दिस डेफिनेशन हैज़ टू बी क्रैम्ड। अब 4 बातें। ऑलवेज रिमेंबर कि बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल पहले से ही एक लीगल रिलेशनशिप मौजूद होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हुआ होगा। पहले से भी हो सकता है या स्पेसिफिकली उस ट्रांजैक्शन के लिए भी किया जा सकता है। पहले से भी हो सकता है या स्पेसिफिकली उस रेलेवेंट ट्रांजैक्शन के लिए भी अलग से कर सकते हैं। द एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट ने जो भी करना है वो मेरे कहने पे करना है। एजेंट कौन था? मेरा DA। उसने जो भी एक्ट करने हैं, जो भी आपसे बात करनी है, वो मेरे बिहाफ पे करेगा। उसका कहा हुआ कुछ इट विल बी एज इक्वल एज कि जो आपको मैं कह रहा हूँ, बाय नेगोशिएटिंग विद अ थर्ड पार्टी। तो अब अगर मिस्टर A, मिस्टर B और मिस्टर C हों और मिस्टर A ने मिस्टर B को गुड्स प्रोवाइड करने हों और मिस्टर A ख़ुद पाकिस्तान में मौजूद ना हो, तो चूँकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उन्होंने आगे मिस्टर C को अपॉइंट कर दिया कि तुम जाओ और जाके मेरे बिहाफ पे मिस्टर B के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ। सामान किसका है? A का। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कौन हो रहा है? C। तो C के पास ये पूरा का पूरा इख्तियार आ जाएगा कि वो जाके A की बिहाफ पे डील कर सके, A की बिहाफ पे गुड्स तय कर सके, A की बिहाफ पे प्राइस तय कर सके, A की बिहाफ पे गुड्स को डिलीवर भी कर सके। क्यों? क्योंकि A ने तमाम तर इख्तियार किसको दे दिया है? C को। C कौन है? A कौन है? और B कौन है? थर्ड पार्टी। When the contract is made, it is between the principal and the थर्ड पार्टी। जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो A और C के दरमियान हो, सॉरी वो A और B के दरमियान होगा। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आपका और SBI का है, मेरे साथ नहीं है, बट मैं उनके बिहाफ पे खड़ा होकर आपको लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। एन एजेंट मे बी फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन, हो सकता है कि मैंने सिर्फ उसको उसी रेलेवेंट ट्रांजैक्शन के लिए अपॉइंट किया हो, या और मोर, उसको मैंने पहले से अपॉइंट कर रखा है तो वो मेरी सारे ही ट्रांजैक्शंस को या मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस को कवर करता है। इट इज़ कॉमन इन बिजनेस फॉर एन एजेंट टू एक्ट रेगुलरली और ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल। ये बिजनेस में होता है कि जो भी आपका एजेंट होता है वो आपके प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम कर रहा होता है, अरेंजिंग लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। हर ट्रांजैक्शन अगर कोई एजेंट कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ तो ये माना जाएगा, ये समझा जाएगा, ये अज्यूम किया जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल के बिहाफ पे की जा रही है और किसके साथ की जा रही है? एजेंट के साथ थर्ड पार्टी के साथ की जा रही है। बड़े टाइम पे लट गई। ये समझ आ गया और ये बातें में समझ आ गई। एजेंट कौन है? वो शख्स जिसको एम्प्लॉय किया जा रहा है कि वो जाके कोई लॉफुल एक्ट करे। किसके लिए कर रहा है वो? प्रिंसिपल के लिए। और इसकी डीलिंग किसके साथ हो रही है? एक थर्ड पर्सन के साथ। इनके दरमियान, एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान एक लीगल रिश्ता है। एजेंट जो भी एक्ट करेगा वो करेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी, यानी कि आपके और SBI के बीच में। और हम एक एजेंट को एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। कोई मसला नहीं।
आगे चलते हैं। कुछ रूल्स हैं एजेंट के लिए, याद है नो कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट, वो क्या बात थी? कुछ एक्सेप्शंस थी, वो कौन सी थी? एक नेचुरल लव थी, एक टाइम बार डेट था, एक पास वॉलंटरी वाली बात थी और एक गिफ्ट वाली बात थी। 4 बातें थी, ये 5वीं बात है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान कंसिडरेशंस का ट्रांसफ़र हो रहा हो। नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं करना, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। तो अगर सवाल आपसे कह दे कि प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान किसी भी तरह की कोई कंसिडरेशन तय नहीं की गई, तो आपने परेशान नहीं होना। ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता पैसों की बिना पे हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, तैमूर ने जब काशिफ को भेजा था कि जाके बुक्स को लेकर आओ फ़हद के पास, तो क्या सोच के बताइएगा चलता है? इस काशिफ को क्या इसने कोई पैसे दिए थे? नहीं। तो क्या यहाँ से यहाँ तक कोई कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हुई थी? नहीं। तो नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी फॉर एजेंसी। किसके साथ? नहीं, वहाँ पे ऐड नहीं करना, मगर इसको अपने पास लिख लेना है कि उसी तरह की बात हो रही है। वो 4 बातें अपनी जगह पे हैं, वो वहीं पे हैं, वो 4 ही लिखनी है। इसको वहाँ पे 5वीं बात बना के एक्सप्लेन नहीं करना। सो नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। अब यहाँ पे एक डिबेट है कि कौन प्रिंसिपल बन सकता है और कौन एजेंट बन सकता है। हु कैन बिकम अ प्रिंसिपल, हु कैन बिकम अ एजेंट। कानून ये कहता है कि प्रिंसिपल होने के लिए 2 शर्तें हैं। प्रिंसिपल होने के लिए 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, आप एज ऑफ मेजॉरिटी को अचीव कर चुके हों। याद है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। तो अगर आपने प्रिंसिपल बनना है तो यू शुड बी एट द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि आप 18 साल से ऊपर हो या 21 साल से ऊपर हो। ये समझ आती है ना 18 और 21 का फ़र्क क्या है? अच्छा, और आप क्या हो? साउंड माइंडेड भी हो। ये दोनों बातें कहाँ पढ़ी थी? किस टॉपिक के अंदर? ये एक ही जगह पे था, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिंसिपल ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है थर्ड पार्टी के साथ या एजेंट के साथ, तो उसको साउंड माइंड होना चाहिए और उसको मेजर होना चाहिए, तभी जाके वो अपना कोई एजेंट अपॉइंट कर सकता है। तो क्या हमें आखिरी बात समझ आती है कि हमें पहली बात समझ आती है? अब बीच की बात पढ़ लेते हैं। हमें ये पता चल गया कि प्रिंसिपल के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी भी ज़रूरी है और साउंड माइंड होना भी ज़रूरी है, मगर ये शर्त एजेंट के लिए उस तरह से नहीं है। लॉ ये कहता है एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट। कोई भी शख्स एजेंट बन सकता है। बड़ा ख़तरनाक जुमला है, कोई भी शख्स एजेंट बन सकता है। Such agent shall be responsible to his principal according to the provisions of the contract, except when such person is minor or of unsound mind। ये क्या कहना चाह रहा है? ज़रा इसको आसान सलीस उर्दू में ज़रा कन्वर्ट करके मुझे बताएं पहले आप लोग। मैं पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर देखना चाहूँगा कि आप इसको कैसे लेके चल रहे हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? आप किसी भी शख्स को एजेंट बना सकते हैं। इससे मुराद है कि वो माइनर भी हो सकता है और वो अनसाउंड भी हो सकता है। तो एजेंट कैन बी माइनर और अनसाउंड। नेक्स्ट लाइन, जब आप किसी भी शख्स को एजेंट बना लें, सच एजेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल। वो अपने प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी शख्स आप एजेंट बना सकते हैं
और जिसको भी आप एजेंट बनाएंगे वो अपने प्रिंसिपल को लायबल होगा, अपने प्रिंसिपल को अकाउंटेबल होगा, अपने प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि वो अपने प्रिंसिपल को जवाबदेह होगा। अब ब्रैकेट पढ़ लें, सिवाय माइनर के और अनसाउंड के। हम उन्हें बना सकते हैं मगर वो हमें बाद में जवाबदेह नहीं होंगे। पहली बात तो ये कि हमें उनको बनाना ही नहीं चाहिए, और अगर हमने बना लिया है तो हम लोग बाद में उनको अकाउंटेबल करार नहीं दे सकते। इसी केस में आ जाएं, अगर ये काशिफ की उम्र 16 साल है तो ये माइनर हुआ, ये माइनर हुआ। और अगर ये किताब जाके बेच आए या किसी और को डिलीवर कर रहा है, ये जाके हमाद को बेच आए, तो ये तैमूर उसको पकड़ के मारपीट करके ये किताब रिकवर नहीं करा सकता। कानून ये कहेगा कि भाई प्रिंसिपल का ऑलरेडी दिमाग ख़राब था कि उसने एक माइनर को एजेंट बना दिया, उसको इस बंदे को एजेंट बनाना चाहिए ही नहीं था। अब अगर बना दिया है तो फिर भुगते, बना दिया तो फिर भुगते। हाँ, अगर ये 19 साल का हो, 22 साल का हो या ऑनवर्ड्स, तो फिर जाके ये किताब बेच आए या हमाद को दे आए, तब ये इससे वो रिकवरी कर सकता है, अदरवाइज़ इससे रिकवरी नहीं हो सकती। ये वैसा ही है जैसे आई कैप कहता है कि मार्कर अलाउ हैं भी और नहीं भी हैं, यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं मगर हमें पसंद नहीं है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल करार नहीं दे सकते अगर वो माइनर है और अनसाउंड है। मार्कर की बात कर रहे हो, मैं ऐसा टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इसको पे बात करेंगे, क्लास के एंड पे बात करते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट वाली बात समझ आ गई है कि 3 बातें क्लियर हैं। अभी तक कोई मुश्किल बात देखी है? वापस आते हैं पीछे। डेफिनेशन हमें समझ आ गई, ये बात समझ आ गई, हमें ये समझ आ गया नेगोशिएशन, हमें ये बात समझ आ गई कॉन्ट्रैक्ट वाली, और हमें ये समझ आ गई कि एक और एक से ज़्यादा के लिए हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। फिर अदर रूल्स, ज़रूरी नहीं है कि कोई कंसिडरेशन हो, कोई भी शख्स जो एज ऑफ मेजॉरिटी का हो और जो साउंड माइंड हो वो प्रिंसिपल बन सकता है, यानी कि वो अपना आगे एजेंट बना सकता है। आ पर्सन में बिकम एजेंट, किसी को भी हम एजेंट बना सकते हैं। इसमें ये शर्त नहीं है कि वो हमेशा मेजर हो या साउंड माइंडेड हो, और हर एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? अपने प्रिंसिपल के लिए, एक्सेप्ट अगर आपने बना दिया किसी माइनर को या अनसाउंड। तो यहाँ तक किताब का जो पहला पेज है वो हमें समझ आया। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल आपका होना चाहिए। अब कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लीगल मसले हैं, ये देखते हैं। अ पर्सन माइट क्लेम टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल, ये कौन होगा? यहाँ तक सिर्फ पढ़ें। अ पर्सन, एक शख्स क्लेम कर सकता है कि वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। किसकी बात हो रही है? एजेंट की। एंड थर्ड पार्टी माइट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, और उसको कहते हुए, सुनते हुए, देखते हुए थर्ड पार्टी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, बिलीविंग द कॉन्ट्रैक्ट टू बी विद पी। पी कौन है? प्रिंसिपल। हाउएवर पी माइट डिनाई द एजेंसी रिलेशन, यानी कि एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये वाकई में उस शख्स का एजेंट है या नहीं। तो जो सबसे पहला लीगल मसला है वो क्या है कि ये शख्स वाकई में एजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं लीगल प्रॉब्लम्स। वेदर द पर्सन इज एजेंट और नॉट, क्या वह वाकई में उसका एजेंट है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा, हमें डिटरमिन करना पड़ेगा, हमें कौन? थर्ड पार्टी को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डिटरमिन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, एवेलुएट करना पड़ेगा कि जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रहे हैं
जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रहे हैं कि वाकई में उसका एजेंट है या नहीं है। तो थर्ड पार्टी शुड चेक एवेलुएट कि जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं वो वाकई में उसका एजेंट है या नहीं है। इसका एक आसान तरीका क्या होता है कि वो प्रिंसिपल से पूछ लें कि शख्स जो कि तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है क्या वाकई में ये आपका एजेंट है या नहीं है। भाई एक दिन मैं क्लास में ना आऊँ या लेट आऊँ और मेरी जगह पे कोई और बच्चा आए और वो अपने आप को शो करे कि जनाब मैं आपका नया टीए हूँ और मुझे ये इख्तियार दिया गया है कि मैं आपको सरप्राइज़ टेस्ट दूँ। अब आप थर्ड पार्टी हैं, आप शायद उसकी बात को इतना ईज़िली डाइजेस्ट ना करें, तो आप क्या करेंगे? आप में से कोई एक शख्स उठेगा, मुझे कॉल कर लेगा कि सर ये बारे भाई आई हैं और ये ख़ुद को बता रहे हैं कि ये आपके एजेंट है, तो क्या वाकई में ऐसा है? वाकई में ये शख्स उस काबिल है? क्या वाकई में आपने इसको भेजा है या नहीं भेजा? और अगर मैं फ़ोन पे हाँ कर दूँ, इट मीन्स कि वो वाकई में एक असल एजेंट है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं, तो फिर आपने उसकी कोई बात माननी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब थर्ड पार्टी को श्योर ना हो कि जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रही है कि वो वाकई में एजेंट है, तो उसको चाहिए कि एक दफ़ा प्रिंसिपल से कंफर्म कर ले, एक दफ़ा प्रिंसिपल से कंफर्म कर ले। कोई भी शख्स आके क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को कि हाँ मैं उसका एजेंट हूँ, आओ और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। तो हाउएवर बाद में हो सकता है कि पी मुकर जाए, भैया तो मेरा बंदा था ही नहीं, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तुमने नहीं पूछा, तो मसला किसका है? तुम्हारा। तो थर्ड पार्टी शुड कॉल और कंफर्म फ्रॉम द ओरिजिनल प्रिंसिपल। ये लाइन समझ आती है? उसके बाद अ पर्सन माइट बी एजेंट ऑफ पी, एक शख्स को हमने एजेंट बना दिया किसका? पी का, विद अथॉरिटी टू मेक एग्रीमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ पी। एजेंट माइट गो बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, पी माइट देन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ये भी मसला हो सकता है। ऊपर मसला क्या था कि तुम एजेंट हो या नहीं हो, वो मसला सॉल्व हो गया, वो शख्स वाकई में एजेंट निकल आया, वो शख्स वाकई में एजेंट निकल आया। अगला मसला ये है, कानून को लगता है कि ये शख्स ओवर हो जाए, ये शख्स ओवर हो जाए और अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दे, अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दे। भाई मैंने आपसे कॉल पे कंफर्म कर दिया कि हाँ इन भाई साहब को मैंने ही भेजा है और ये आपके न्यू टी हैं, तो जो तब तक मैं नहीं आ रहा आप इनसे टेस्ट के ऊपर डिबेट कर लें। मैंने क्या कहा है? टेस्ट के ऊपर डिबेट कर लें। हुआ ये कि वो भाई टेस्ट को छोड़ के आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट हो गया, तो उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया। उसकी ये अथॉरिटी नहीं थी, वो कहाँ तक थी? टेस्ट की डिस्कशन, मगर अब वो उससे आगे की तरफ बात निकल गई है। तो यहाँ पे मैं बाद में रिफ्यूज़ कर सकता हूँ कि भाई ये मैंने तो नहीं कहा था। अगेन यहाँ पे भी थर्ड पार्टी को पूछना चाहिए पी से, क्या वाकई में आपने ये वाली अथॉरिटी उसको प्रोवाइड की है या नहीं की है। तो पहले थर्ड पार्टी पूछे क्या ये शख्स वाकई में तुम्हारा एजेंट है, फिर पूछे ये जो ये काम मेरे साथ करने आया है क्या वाकई में ये उस काम को करने की स्किल रखता है, क्या वाकई में तुमने उसको ऑथराइज़ किया है या नहीं किया। तो फर्स्ट लीगल प्रॉब्लम इज़ कि क्या ये शख्स वाकई में उसका एजेंट है या नहीं है। सेकंड इज़ उसकी अथॉरिटी कितनी है और क्या वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड तो नहीं कर रहा। फिर नीचे कुछ बात लिखी हुई है, प्रिंसिपल इज़ लायबल। प्रिंसिपल इज़ लायबल या अकाउंटेबल टू थर्ड पार्टी व्हेन एजेंट हैज़ अथॉरिटी, whether that authority is express or implied or whether that authority is actual या apparent। कहना ये चाह रहा है कि अगले सफ़े पे आप 3 तरह की या 4 तरह की अथॉरिटीज़ को देखेंगे, उसमें वो लायबल होगा, एक्सप्रेस में, इम्प्लाइड में, अपेरेंट में, ऑस्टेंसिबल में, एमरजेंसी में वो लायबल है। उससे हट के अगर कोई भी एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दे
जो कि प्रिंसिपल ने प्रोवाइड उसको नहीं की थी, तो प्रिंसिपल उस थर्ड पार्टी को लायबल नहीं होगा, मगर वो उस एजेंट को पकड़ के उससे फिर हिसाब ज़रूर लेगा कि भाई तुम्हें मैंने कब कहा था कि तुमने जाके ये वाला काम करके आना। थर्ड पार्टी पहले जाएगी प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल जाएगा एजेंट के पास, वो एजेंट से रिकवर करके थर्ड पार्टी को दे रहा होगा, मगर वो कब अपने एजेंट से रिकवर नहीं कर सकता, जब वो एजेंट माइनर हो या अनसाउंड हो। तो उस केस में एजेंट से तो कुछ रिकवर नहीं होगा, तो कौन फंसेगा? प्रिंसिपल। डन? यहाँ तक बात समझ आती है? इसको हम यहाँ तक फ़िलहाल एंड करें, फिर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इसकी अथॉरिटीज़।